हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का संपूर्ण किताब से जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, कुल मैंने यहाँ पर 40 क्वेश्चन लिए हैं। 40 के 40 आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग इसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसी में से आपके बोर्ड के एग्जाम में सभी बहुविकल्पी प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया 8 कूलम्ब ऋणावेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए प्यारे बच्चों मैंने फार्मूला बता रखा है, यानी कि Q बराबर N इंटू ई, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का जो मान है आपको पता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलम्ब होता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 8 कूलम्ब, तो Q का मान कितना है, 8 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हल करके n का मान निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा 5 × 10 की पावर 19। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा गया है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है, ठीक है। यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब होता है ε0। इसका मात्रक बताना है। तो इसका जो मात्रक होता है वो कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो सूत्र होता है वो कितना होता है, E बराबर F/Q। तो F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलम्ब। तो यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो इसमें देखिए कहाँ पर लिखा गया, तो न्यूटन प्रति कूलम्ब, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न नंबर 4। लिखा गया है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित करता है, यानी कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित करता है कौन, एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को, गामा किरणों को। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अल्फा कणों को, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। ये 100% इस बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने की इसकी ज़्यादा संभावना होती है। यहाँ पर लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमानों का अनुपात होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कितना होता है, 1.9 × 10 की घात 12 कूलम्ब प्रति किलोग्राम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6। इसमें लिखा गया है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वोल्ट × मीटर। अब कैसे वोल्ट × मीटर होता है, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप जानते हो कि वोल्ट × मीटर, तो वोल्ट किसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों, विभव का। तो विभव का मात्रक होता है जूल बटा कूलम्ब, ठीक है। जूल प्रति कूलम्ब कह सकते हो, × मीटर। और अब यहाँ पे देख रहे हो जूल जो होता है ये किसका मात्रक है, कार्य का। तो कार्य का मात्रक, कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल × विस्थापन। तो यानी कि न्यूटन मीटर ये होगा, × यहाँ पर मीटर लिखा ही है इसका, और इसके बटा कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब। तो यहाँ पर इसका जब गुणा कराएंगे तो मीटर मीटर का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है, इसका मात्रक होता है वैद्युत फ्लक्स का, ठीक है। तो लेकिन आपके क्या किया गया, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न में ये दिया है, ठीक है। तो यहीं पर इसका क्या होगा, वोल्ट × मीटर, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। जो कि इसको हम लोग पूरा हल करेंगे तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया प्रश्न नंबर 7 में, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10 की पावर -15 मीटर त्रिज्या का गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए प्यारे बच्चों एक सूत्र बताया गया है, E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/, ठीक है, Q/r
आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से देख रहे हो कि हमें आर का मान यहाँ पे दे रखा है और क्यू का जो मान हमें रखना है वो कितना रखना है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम रख करके इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 14.4 गुणे 10 की पावर 20 न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से भी आपको प्रश्न में लिख देगा। तो इसका जो मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, ये अब क्या होगा, जूल में होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से देख लेना। ये 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में इस बार हो सकता है पूछा जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया V वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, द्रव्यमान कामा आवेश एक लक्ष्य से टकराती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल है। तो इलेक्ट्रॉन के टकराने की जो अधिकतम चाल होगा वो फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी करड़े में 2eV/m। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। यहाँ पे लिखा गया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, जितने मैंने लिए हैं ये सभी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, और कुछ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें लिखा गया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ओम मीटर। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सभी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और हमेशा इसी में से आपके बोर्ड के एग्जाम में पेपर क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया विशिष्ट चालकता का मात्रक है, यानी विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है विद्युत धारा, यानी कि जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है विद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग या इसी को अनुगमन वेग कहा जाता है, जिसको वीडी से दर्शाया गया है, में संबंध बताना है। तो इसमें जो धारा घनत्व जे और अनुगमन वेग वीडी में जो संबंध होता है वो होता है जे बराबर NeVD। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम से संबंधित क्वेश्चन है। तो किरचॉफ का नियम आप सभी लोग जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसका बहुविकल्पी प्रश्न भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है किरचॉफ का प्रथम नियम व्यक्त करता है। किरचॉफ का प्रथम नियम प्यारे बच्चों क्या है कि अगर किसी संधि पर आने वाली धाराएं या संधि से दूर जा रही धाराएं, उन सभी का क्या होता है, बीजगणितीय योग के, यानी बीजगणितीय योग बराबर क्या होता है, 0 होता है, यानी कि 0 होता है। तो यानी कि जब पक्षांतर करते हैं तो जितने संधि की ओर आने वाली धारा का कुल योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का कुल योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इसका मतलब कि वहाँ पर क्या संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम व्यक्त करता है। ठीक है, तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम व्यक्त करता है वो किसको व्यक्त करता है, ऊर्जा संरक्षण को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 15वां दिया गया है कि इसमें लिखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, यानी कि इसमें हमें बताना है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। तो इसमें चुंबकीय जो क्षेत्र का मात्रक होता है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो इसमें जो मात्रक होगा वो क्या होगा, आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं ये इन सभी जो विकल्पों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इन सभी को पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके पेपर में सही है, यानी क्वेश्चन पेपर में सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये देख रहे जो 17, 18 और 19, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, इसमें से 100% एक क्वेश्चन आता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इन सभी को अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है करड़ी में μ0 प्रति
यानी कि म्यू जीरो बट्टा एप्सिलॉन जीरो का मात्रक है। ठीक है, यानी कि म्यू जीरो का मतलब कि निर्वात की चुंबकशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता करड़ी में लिखा गया है। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा आपका ओम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओम इसका मात्रक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 18वें क्वेश्चन में लिखा गया है कि 1 बट्टा करड़ी में एप्सिलॉन जीरो इंटू म्यू जीरो इसका मात्रक है। ठीक है, तो इसका मात्रक जो सही होगा वो होगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चनों को प्यारे बच्चों आप काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न नंबर 19 में निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो में संबंध होता है। ठीक है, तो इसमें जो संबंध होगा वो होगा ये एप्सिलॉन म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो पूरी की घात वह -1/2। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब ये कैसे होगा, यहाँ पर देखो ये जो होता है ना ये इतना होता है, सी बराबर 1/करड़ी में म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/करड़ी जो करड़ी में लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो पूरी की घात 1/2 लिख सकते हैं ना। तो इसी को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जा रहा है आपका म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो और पूरी की घात -1/2। ठीक है, तो यही चीज़ इसी को क्या किया है, इस चीज़ को यहाँ पर परिवर्तित करके लिख दिया है। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर देख रहे हो ऑप्शन में हमारा मिल रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, संबंध होगा, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो और निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो में यही हमारा क्या होता है, संबंध होता है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो इसी को परिवर्तित करके इस रूप में लिख दिया है। तो इसलिए इसमें जो मिल रहा है क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन प्यारे बच्चों 17, 18 और 19 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में रहता है। ठीक है, पूरी गारंटी के साथ। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, यानी कि जो लेंज का नियम होता है वो किसके संरक्षण पर, यानी कि आवेश संरक्षण पर या संवेग संरक्षण पर या ऊर्जा संरक्षण पर या द्रव्यमान संरक्षण पर, किस पे आधारित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा सही प्यारे बच्चों, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया प्रेरकत्व का मात्रक है। प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो ओम सेकेंड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ओम सेकेंड। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है हेनरी प्रति मीटर का मात्रक है, यानी कि हेनरी प्रति मीटर मात्रक है किसका है, तो निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। तो आप सभी लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर भी क्वेश्चन कितना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर लिखा गया ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर प्यारे बच्चों अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है ये 24 और 25 ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, स्थिर आवेश द्वारा या नियत वेग एवं गतिशील आवेश के द्वारा या त्वरित आवेश द्वारा या फिर अविहीन कण द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी त्वरित आवेश द्वारा क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे पूछ देता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य होती है या परावैगिनी होती है या सभी होती है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा गया प्रश्न नंबर 25 में कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं या अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं या परावैगिनी या फिर सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी सही हो जाएगा। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो कैसी तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 26। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति है।
ठीक है। अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति का जो फार्मूला होगा वो इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1/2 पाई करड़ी में एलसी। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुनाद की स्थिति में ये आवृत्ति का सूत्र। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर कि प्रश्न नंबर 27, प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो प्रकाशिक तंतु होता है वो इनमें से कौन सा गुण इनमें प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि यहाँ पर जो इसमें प्रयोग होता है प्रकाशिक तंतु में वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का ये जो गुण होता है प्रकाशिक तंतु में ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें उपयोग होता है। अब प्रकाशिक तंतु क्या होता है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहा हूँ। प्यारे बच्चे जो होता है प्रकाशिक तंतु होता है वो बहुत एक पतला क्या होता है पाइप होता है, यानी कि एक तंतु होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है। ठीक है, इस तरह से मान लो ये हमारा क्या है एक तंतु है। तंतु का मतलब है एक ऑप्टिकल फाइबर पतला सा रेशे की तरह। ठीक है, तो ये जो होता है प्यारे बच्चों ये चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। जैसे हृदय गुर्दा फेफड़े में जो भी कोई खतरनाक बीमारी होती है तो वहाँ पर इलाज करने के लिए अगर प्रकाश वहाँ पर नहीं है तो हम क्या करते हैं इस प्रकाशिक तंतु को व्यक्ति के मुंह यानी गले के सहारे वहाँ पर हम डालते हैं, और डालने के बाद यहाँ से जब टार्च जलाते हैं तो यहाँ से टार्च से जो प्रकाश किरणें निकलेंगी वो तुरंत क्या होंगी ऐसे परावर्तित हो करके कहाँ पर वहाँ पर पहुँच जाएंगी। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो बार बार क्या हो रहा है परावर्तन की घटना हो रही है, यानी कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा प्रकाश का गुण उपयोग किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। और ये प्यारे बच्चों 2 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको आप सभी लोग पढ़ लेना। प्रकाशिक तंतु क्या है इसका उपयोग बताइए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेना, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पूछ दिए जाएंगे 2 नंबर में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है प्यारे बच्चों प्लस डी डायोप्टर, यानी कि डी का मतलब होता है डायोप्टर, यानी कि +3 डायोप्टर तथा -1 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखें, संयोजन की फोकस दूरी होगी। यानी कि इनकी संयोजन की फोकस दूरी हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों आप क्या करो कि जो हमने सूत्र बताया है P = 1/f, ये सूत्र होता है। ये कब होगा जब ये फोकस दूरी मीटर में होगी, जब सेंटीमीटर में होगा तो यही वाला फार्मूला हो जाता है P = 100/f। तो यहाँ पर देख रहे हो हमारा डायोप्टर में चाहे सेंटीमीटर में रखिए चाहे मीटर में रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो P का मान यहाँ पे 3 दिया है, इसको मान लो P1 और एक इधर मान लो P2। ठीक है, P1 और P2 का मान दिया है तो इसे आप F1 और F2 का मान निकाल लो। ठीक है, निकालने के बाद इसमें कहा जा रहा है संपर्क में रखा है, तो यानी कि दोनों को F1 और F2 को जोड़ करके F का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो जब F का मान निकल जाएगा तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से हल कर लोगे इस फार्मूले से तो ये वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करता है, यानी कि जो दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो होता है आपके अभिदृश्यक के द्वारक पर निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्यारे बच्चों आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये आपको पेपर में आ जाएगा। ठीक है, दूरदर्शी से। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ से देख रहे हो जो 30, 31 और 32 जो क्वेश्चन ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपके 100% बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि पहला जो क्वेश्चन दिया यानी कि प्रश्न नंबर 30 जो दिया है इसमें लिखा गया है एक समबाहु प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है। ठीक है, एक समबाहु प्रिज्म क्या है अल्पतम विचलन की स्थिति में है, यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो अल्पतम विचलन का कोण होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन भी आपसे हल करने के लिए भी पूछ देगा। ठीक है, तो इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हल करके चेक कर लेना कि ये कैसे आपका 36 आ रहा है। अगर नहीं हल कर पाते तो वीडियो के कमेंट में आप बता दीजिएगा, इसका मैं पूरा हल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो तो
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो प्रिज्म कोण है और जो विचलन कोण है इसका मान कितना हो, ए हो, यानी कि प्रिज्म कोण को हम ए से दर्शाते हैं और न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा एम से दर्शाते हैं, और इन दोनों का मान किसके बराबर हो, ए के बराबर हो। तो जब इसको हल कर देंगे तो इसका अपवर्तनांक का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 cos a/2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस वाले फार्मूले से आप लोग हल कर लेना। ठीक है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का ये सूत्र होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम पूरे का बट्टा 2, और इस पूरे का बट्टा हो जाएगा साइन a/2। इस फार्मूले से आप लोग हल कर लीजिएगा तो ये आपका मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आप, अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 32। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 में दिया है व्यतिकरण की घटना का कारण, यानी कि जो व्यतिकरण होता है उस घटना का कारण क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कलांतर। ठीक है, व्यतिकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं आगे आपको अगली वीडियो में पूरा डिटेल इसकी परिभाषा आपको बता दूंगा। ये 2 नंबर के लिए व्यतिकरण का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न इस तरह से पूछ देगा, व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण के प्रकार बताइए तथा व्यतिकरण की जो आवश्यक शर्तें हैं वो भी बताइए। ये आपके क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये व्यतिकरण का। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है लैम्डा तरंगदैर्ध्य के फोटान की ऊर्जा। ठीक है, जो लैम्डा तरंगदैर्ध्य की जो फोटान की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, तो आप जानते हैं कि फोटान की जो ऊर्जा होती है, यानी कि जो प्रकाश से जो आने वाली किरणें होती हैं उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वो क्या होती है, पैकेटों के रूप में होती है या बंडलों के रूप में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। ठीक है, और एक फोटान की जो ऊर्जा होती है ई बराबर एच न्यू होती है। ठीक है, और न्यू यानी कि ये क्या है, प्रकाश तरंगदैर्ध्य की आवृत्ति होती है। तो और न्यू बराबर जो फार्मूला होता है वो सी अपान लेमडा होता है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एच सी अपान लेमडा। ये हमारा क्या होता है, फोटान की ऊर्जा होती है। इसमें देखो ऑप्शन नंबर कहाँ पर सही है, यहाँ पर एच सी अपान लेमडा, देखो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो लेमडा तरंगदैर्ध्य के फोटान की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, एच सी अपान लेमडा होती है। अब ये यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 34 प्यारे बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोटान से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, यानी कि जब फोटान क्या होता है, जब रुक जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि जो फोटान होता है ये कभी स्थिर नहीं होता है। स्थिर होने का मतलब कि ये जैसे किसी ठोस पृष्ठ पे टकराता है या जैसे ही स्पर्श होता है अपनी सारी एनर्जी उसको उस पर त्याग करके क्या होता है, स्वयं नष्ट हो जाता है। तो जब नष्ट हो जाएगा तो इसका मतलब कहाँ पर होगा, वो विराम में होगा ही नहीं। तो जब विराम में नहीं होगा तो यानी कि अगर कहा गया कि विराम में होना चाहिए तो विराम में कब होगा, यानी कि उसका मतलब कि द्रव्यमान क्या होगा, शून्य होगा। जब विराम में हो जाएगा तो किसी वस्तु से टकराएगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कुछ भी द्रव्यमान नहीं बचा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 35 देखिए प्यारे बच्चों, इसमें लिखा गया है फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है, यानी कि फोटान का जो गतिज द्रव्यमान होता है उसका सूत्र क्या होगा, तो ये होगा एच न्यू अपान सी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, इसको स्पेशल में अच्छे तरीके से देख लेना। इसमें लिखा है बोहर की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि जो बोहर की जो कक्षाएं हैं उनकी कक्षाओं की 3 कक्षाओं की बात किया जा रहा है, तो उनका जो अनुपात होगा वो कितना होगा, तो वो होता है 1:4:9। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर लिखा गया है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा है। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है प्यारे बच्चों वो होती है आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये फार्मूला होता है आयनन ऊर्जा की -13.6/n²। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की बात किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका केवल, यानी कि ये प्लस में हो जाएगा आपका 13.6। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक कक्षा के लिए लिया गया, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 और इसमें भाग करोगे तो वही आ जाएगा, तो यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है कि 84 पोलोनियम 218 नाभिक
में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला आता है A-Z। ठीक है, A-Z अब कैसे पता करोगे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ये कोई हमारा X एक तत्व है, ठीक है, या परमाणु है, और यहाँ पर जो होता है परमाणु में यहाँ पर जो होता है वो Z होता है, और यहाँ पर जो लिखा होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान संख्या है। इसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, इसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर देखो ये हमारा द्रव्यमान संख्या A का मान है, यहाँ पर देखो Z का मान है, ये Z का मान हो जाएगा, ये A का मान हो जाएगा। तो इस फार्मूले में आप लोग हल करके यानी कि 218 में से 84 घटा दोगे तो आपका 134 आ जाएगा। तो इसका आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले से हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन देखिए, यहाँ के जो ये वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई पूछे जाए या ना पूछे जाए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर रहता है पीएन संधि डायोड से। ठीक है, तो इसमें प्रश्न नंबर 39 में लिखा है पीएन संधि डायोड के अपक्षय परत में होते हैं। यानी कि जो पीएन संधि डायोड है इस तरह से देखो, ये क्या होता है, ये पी क्षेत्र होता है, ये एन क्षेत्र होता है। जब इन दोनों को पी अर्धचालक एन अर्धचालक को जब विशेष विधि द्वारा जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जोड़ जब प्राप्त होता है यानी कि जुड़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक संधि बन जाता है। तो यहाँ से पी में से बहुसंख्यक आवेश कोटर होते हैं और एन में क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इनको हम क्या करते हैं, बैटरी द्वारा जोड़ते हैं तो ये क्या होते हैं, जो यहाँ से कोटर चलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ये चल करके आपस में एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ करके एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो यानी पीएन संधि डायोड में कुछ नहीं पाया जाता है। इसका मतलब कि न इलेक्ट्रॉन होते हैं न ही कोटर होते हैं, जिसका नाम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा गया है कि 40 यानी प्रश्न नंबर 40 इसमें लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है एक AMU यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या की तुल्य ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये इसकी जो एक AMU की जो तुल्य ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 40 थे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों कुछ और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रिज्म से है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप जानते हो प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण आप टॉपिक पढ़े हो, मैंने वीडियो पढ़ा रखा है, अगर नहीं देखें तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश डालेंगे तो ये क्या होता है, अपने 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, ये ऐसे। ठीक है, एक और बना दें 7। ठीक है, तो ऊपर जो होता है वो लाल रंग होता है, नीचे जो होता है वो बैगनी होता है। ठीक है, ये तो इसमें अब आपसे प्रश्न में पूछ देता है कि किस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, किसकी सबसे कम होती है। तो अगर तरंग दैर्ध्य की प्यारे बच्चों बात करें तो हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो जो सबसे पहले होता है उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है और जो सबसे नीचे होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो यहाँ पर प्रकाश तरंग जो आर है, आर का मतलब लाल, जो लाल प्रकाश होता है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, और इसका क्या होता है, जो सबसे नीचे यानी जो बैगनी कलर है इसकी प्रकाश तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये आपसे विकल्पी प्रश्न में पूछ देगा कि किस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, तो लाल रंग का, अगर सबसे कम पूछेगा तो बैगनी रंग का। ठीक है, अब चलो अब एक क्वेश्चन और इसी में पूछ देगा किस प्रकाश का विचलन कोण सबसे ज़्यादा है और किस प्रकाश का सबसे कम होता है। तो प्रकाश के विचलन कोण के लिए चलेंगे तो हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग का जो विचलन कोण होता है सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग का विचलन कोण क्या होता है, सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो जब प्रकाश विचलित हुई है तो ये थोड़ा सा विचलन हुआ है इसमें, तो इसलिए इसका जो विचलन कोण होगा वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये देख रहे हो जो बैगनी किरणें हैं ये सबसे ज़्यादा विचलित हुई हैं, तो इसलिए इसका विचलन कोण क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका भी क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ देगा कि किस प्रकाश का विचलन कोण सबसे ज़्यादा है, तो बैगनी रंग का, सबसे कम पूछेगा तो लाल रंग का। अगर तरंग दैर्ध्य का पूछेगा तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, और बैगनी रंग का क्या होता है, बैगनी जो प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ये 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ देता है कि नाभिक की त्रिज्या का आकार जो होता है, नाभिक की त्रिज्या का जो आकार होता है वो प्यारे बच्चों 1 फर्मी के बराबर होता है, 1 फर्मी के बराबर होता है, और 1 फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे परमाणु का आकार पूछ देगा, तो परमाणु का जो आकार होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ये कुछ और बहुविकल्पी प्रश्न मैंने अलग से बता दिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।